जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का शारदेय सर क्लासेस की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं काली शंकर शारदे। आज हम फिर से चर्चा करेंगे AIBE की परीक्षा से संबंधित प्रश्नों पर। प्रैक्टिस सेट 3 का पार्ट 1 जो है अपलोड किया जा चुका है यूट्यूब पर। आज हम पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे, यानी कि 51वें प्रश्न से आगे बढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यानी कि 51वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? 4 ऑप्शन हैं यहाँ आपके सामने। अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 13। उत्तर देने का प्रयास करिए। उत्तर है इसका बी ऑप्शन, यानी कि अनुच्छेद 61। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? ऑप्शन हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, महान्यायाभिकर्ता, महान्यायवादी, महाधिवक्ता। उत्तर है इसका सी, यानी कि महान्यायवादी। अगला प्रश्न है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? उत्तर है इसका ए ऑप्शन, यानी कि राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष जो है वो उपराष्ट्रपति होता है। आगे बढ़ते हैं। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। कहाँ होता है? ऑप्शन है भारत की आकस्मिकता निधि में, लोक लेखा में, भारत की संचित निधि में, निक्षेप तथा अग्रिम निधि में। उत्तर है इसका सी ऑप्शन, यानी कि भारत की संचित निधि में। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा वाद सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? ऑप्शन हैं लिली थॉमस बनाम भारत संघ, नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, नमित शर्मा बनाम भारत संघ, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर इसका सी, यानी कि नमित शर्मा बनाम भारत संघ जो है सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया? 1976 में, 1980 में, 1983 में, 1988 में। वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? उत्तर देने का प्रयास करिए। कभी भी प्रैक्टिस सेट करिए तो कापी और पेन साथ में रख के खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए और देखिए कहाँ तक आप जो है सही कर लेते हैं। साथ में बेयर एक्ट भी रखिए, उसमें तुरंत खोज भी सकते हैं। जितनी स्पीड आपकी खोजने की रहेगी उतना ही लाभ आपको एग्जाम में मिलने वाला है। उत्तर इसका बी, यानी कि 1980 में। आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? ऑप्शन से मुख्य न्यायाधीश के इच्छा अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर, राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। उत्तर इसका डी, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। अगला प्रश्न है, संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 5, 7, 11 और 13। कम से कम कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे प्रश्न है। उत्तर इसका ए ऑप्शन, यानी कि 5। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है संसदीय एक्ट के द्वारा, संवैधानिक संशोधन के द्वारा, न्यायिक पहल द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। जनहित याचिका जिसे PIL भी
हम बोलचाल में कहते हैं। उत्तर है इसका सी ऑप्शन, यानी कि न्यायिक पहल द्वारा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित कर सकता है? यहाँ पे विधायक हो गया है मिसप्रिंट से, विधेयक को आरक्षित कर सकता है। ऑप्शन है अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 202। उत्तर इसका बी ऑप्शन, यानी कि अनुच्छेद 200। आगे बढ़ते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अधीन जीवित व्यक्ति शब्दावली में सम्मिलित नहीं है। कौन नहीं है? कंपनी, संगम या संघ, व्यक्तियों का निकाय, मूर्ति। उत्तर इसका डी, यानी कि मूर्ति सम्मिलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत क्या अंतरित किया जा सकता है? ऑप्शन है अधिष्ठायी स्थल के साथ सुखाचार, राजनीतिक पेंशन, सामान्य उत्तराधिकार, सरकार के सिविल पेंशन भोगियों को अनुज्ञात वृत्तिकाएं। उत्तर इसका ए ऑप्शन, यानी कि अधिष्ठायी स्थल के साथ सुखाचार। हिंदू विवाह के लिए कर्मकांडों में सप्तपदी का उल्लेख किस धारा के तहत किया गया है? ऑप्शन है धारा 4, धारा 17, धारा 9, धारा 7। उत्तर इसका डी ऑप्शन, यानी कि धारा 7 में हिंदू विवाह के लिए कर्मकांडों में सप्तपदी का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत अपनी संपत्ति को अंतरित करने में कौन सक्षम नहीं है? ऑप्शन है अंधा, लंगड़ा, अवयस्क, साधु। उत्तर इसका सी, यानी कि अवयस्क। अगला प्रश्न है। क अपना मकान ख को इस शर्त के साथ विक्रय करता है कि ख उस मकान को ग के अतिरिक्त किसी अन्य को अंतरित नहीं कर सकता है। विक्रय, यहाँ पे ऑप्शन है विधिमान्य है किंतु शर्त शून्य है, शून्य है, विधि विरुद्ध है, शून्यकरणीय है। उत्तर इसका ए ऑप्शन, यानी कि विधिमान्य है किंतु शर्त शून्य है। निम्न में से कौन सुमेलित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विषय है और धारा, किस धारा में उनका उल्लेख किया गया है। इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है सी, विवाह विच्छेद धारा 13, ये सही सुमेलित है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की निम्न कौन धारा अजन्मे बच्चों के फायदे के लिए संपत्ति अंतरण से संबंधित है? निम्न कौन धारा अजन्मे बच्चे के फायदे के लिए संपत्ति अंतरण से संबंधित है? ऑप्शन है यहाँ पे धारा 13, धारा 14, धारा 15, धारा 16। उत्तर इसका ए ऑप्शन, यानी कि धारा 13। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत निम्न में से कौन सा उत्तराधिकारी प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी नहीं है? ऑप्शन है पुत्र, विधवा, पिता, माता। प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी नहीं है। इसका उत्तर है सी, यानी कि पिता। अगला प्रश्न है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का मित्र अभिभावक नहीं बन सकता है यदि वह नाबालिग है, मुकदमे में वह एक विपक्षी दल है, उसने लिखित रूप में सहमति नहीं दी है, उपरोक्त सभी। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का मित्र अभिभावक नहीं बन सकता है यदि, 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। उत्तर इसका डी, यानी कि उपरोक्त सभी, ए बी सी तीनों। आगे बढ़ते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की कौन सी धारा में मिताक्षरा कानून शामिल है? धारा 3 में, धारा 7 में, धारा 9 में, धारा 6 में। मिताक्षरा कानून
किस धारा में शामिल है? उत्तर देना है आपको। उत्तर है डी ऑप्शन, यानी कि धारा 6 में। एक अपराध के गठन के प्रमुख तत्व हैं, कौन से हैं? ऑप्शन से एक इंसान, एक दुष्ट मंशा, दूसरे इंसान या समाज को चोट, उपरोक्त सभी। उत्तर है इसका डी ऑप्शन, यानी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसी मामले में पेश किए जा सकने वाले गवाहों की अधिकतम संख्या क्या है? ऑप्शन से 5, 10, 15, कोई सीमा नहीं है। उत्तर इसका डी, यानी कि कोई सीमा नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंदू नाबालिग और संरक्षण अधिनियम 1956 के तहत एक गोद लिए गए पुत्र के असली अभिभावक हैं, कौन है? मूल पिता, मूल माँ, मूल पिता के अभाव में, दत्तक पिता, उपरोक्त कोई नहीं। उत्तर है इसका सी, यानी कि दत्तक पिता। कारखाना बंद करने के लिए अधिभोक्ता को अधिकारियों को कितने दिन पहले सूचना देनी रहती है? ऑप्शन हैं 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 14 दिन। उत्तर है इसका बी, यानी कि 60 दिन। 60 दिन पहले सूचना देनी होती है। अगला प्रश्न है, जब चोरी या जबरन वसूली हो, यह क्या है? लूटपाट है, डकैती है, आपराधिक विश्वास हरण है, चोरी की संपत्ति प्राप्त करना है। उत्तर यहाँ पे आपको दिख रहा है। उत्तर ए, यानी कि ए लूटपाट है। अगला प्रश्न है, कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार एक किशोर कौन है? ऑप्शन है जिसने 17 साल पूरा कर लिए हैं, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, जो 15 साल से अधिक है लेकिन 18 वर्ष से कम है, उपरोक्त कोई नहीं। उत्तर इसका सी, जो 15 साल से अधिक है लेकिन 18 वर्ष से कम है, वो किशोर है, कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के तहत स्वीकृति की परिभाषा दी गई है? ऑप्शन से धारा 17, धारा 82, धारा 96, धारा 117। किस धारा के तहत स्वीकृति की परिभाषा दी गई है? उत्तर है इसका ए ऑप्शन, धारा 17। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, 4 ऑप्शन से इसमें से कौन सुमेलित नहीं है वो बताना है। ऐसे प्रश्न आपको अधिक मिल सकते हैं क्योंकि खोजने में थोड़ा समय लगता है, तो जो पेपर डिजाइन होता है उसमें उसकी उन सब की कोशिश यही रहती है कि अधिक से अधिक आपका टाइम किल हो। उत्तर है इसका ए ऑप्शन, यानी कि ट्रेडमार्क अधिनियम 1990, यह सम्मिलित नहीं है, बाकी तीनों सम्मिलित है। वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? 1994 में, 1995, 1957, 1999। उत्तर इसका डी ऑप्शन, यानी कि 1999। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का निर्वाचन खंड निम्न में उपबंधित है, धारा 1 में, धारा 2 में, धारा 3 में, उपरोक्त में से किसी में नहीं। उत्तर इसका धारा 2 में। अगला, भारतीय संविदा अधिनियम की कौन सी धारा न्यागमन प्रतिफल को परिभाषित करती है? धारा 2 क, धारा 2 ख, धारा 2 ग, धारा 2 घ। उत्तर इसका डी, यानी कि धारा 2 घ न्यागमन प्रतिफल को परिभाषित करती है। विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार संविदा होती है। ऑप्शन है सत्य है, असत्य है, आंशिक सत्य है, उपरोक्त में से कोई नहीं।
ए ऑप्शन यानी कि सत्य है। अगला है, जब दो पक्षकार टेलीफोन पर संविदा करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, टेलीफोन पर संविदा करते हैं तो संविदा उस स्थान पर पूर्ण मानी जाती है जहाँ पर प्रस्तावक स्वीकृति को सुनता है, ऐसा प्रावधान है। ऑप्शन से संविदा अधिनियम की किसी धारा में नहीं अपितु उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित किया गया है। बी ऑप्शन है धारा 2 में, सी है धारा 3 में और डी ऑप्शन है धारा 4 में। उत्तर है इसका ए ऑप्शन, यानी कि संविदा अधिनियम की किसी धारा में नहीं अपितु उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अ ने ऐसे व्यक्ति को 1000 देने की प्रस्तावना की। ठीक है, अ ने ऐसे व्यक्ति को 1000 रुपये देने की प्रस्तावना की जो 1 जनवरी 2003 को गंगा नदी तैर जाए। वह उक्त तिथि को धोखे से गंगा में गिर गया और अपनी जान बचाने के लिए तैर गया। अब ऑप्शन से यहाँ पे ए ऑप्शन है, ब को 1000 रुपये मिलेगा, ब को कुछ नहीं मिलेगा, ब को 500 रुपये मिलेगा, ऊपर में से कोई सही नहीं है। उत्तर है इसका बी, यानी कि ब को कुछ नहीं मिलेगा। सही उत्तर बताइए। क, जबकि उसकी पत्नी जीवित है, ग से प्रतिज्ञा करता है कि ख की मृत्यु के पश्चात उससे विवाह करेगा। यह करार ऑप्शन से किसी विधि का उल्लंघन न होने के कारण विधिमान्य है, पंचम तौर पर करार होने के कारण शून्य है, अनैतिक होने के कारण शून्य है, घर के विकल्प पर शून्य करड़ी। इसका उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि किसी विधि का उल्लंघन न होने के कारण विधिमान्य है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत लोक मार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षा से कोई वाहन चलाना अपराध है? धारा 278, धारा 273, धारा 279, धारा 280। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत लोक मार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षा से कोई वाहन चलाना अपराध है? उत्तर है इसका सी ऑप्शन, यानी कि धारा 279। आगे बढ़ते हैं। पक्षद्रोही वह है जो, ऑप्शन है ए ऑप्शन है सत्य नहीं बताता, बी ऑप्शन है विरोधी पक्षकार के विरुद्ध कथन करता है, सी ऑप्शन है उस पत्रकार के विरुद्ध कथन करता है जिसने उसे साक्षी के रूप में बुलाया है, और डी ऑप्शन है सत्य बताने का इच्छुक नहीं है और उसके विरुद्ध कहता है जिसने उसे अपने पक्ष के साक्षी के रूप में बुलाया है। उत्तर इसका डी ऑप्शन, यानी कि सत्य बताने का इच्छुक नहीं है और उसके विरुद्ध कहता है जिसने उसे अपने पक्ष के साक्षी के रूप में बुलाया है। अगला प्रश्न है, धातुपट्ट या शिला पर उत्कीर्ण लेख क्या है? एक तथ्य है, एक दस्तावेज है, एक राय है, एक हेतुक है। उत्तर इसका बी, यानी कि दस्तावेज है। राम 5 लाख मूल्य वाले मकान को 2 लाख मूल्य वाले एक खेत एवं 3 लाख रुपए नगद के बदले श्याम को अंतरित करता है। यह व्यवहार है एक विक्रय, एक विनिमय, न तो विक्रय न ही विनिमय, एक व्यवस्था। उत्तर है इसका बी ऑप्शन, यानी कि एक विनिमय। धारा 46 सीपीसी संबंधित है किससे? डिक्री का अंतरण से, आज्ञा पत्र से, अनुपूरक कार्यवाहियां से, भारत के बाहर डिक्रियों का निष्पादन से। उत्तर है बी, आज्ञा पत्र से। दीवानी प्रक्रिया संहिता में अदालत से बाहर विवादों के निपटाने का उपबंध किया गया है। धारा 75 में, धारा 76 में, धारा 88 में, धारा 89 में। उत्तर है इसका डी ऑप्शन, यानी कि धारा 89, 89।
कैविएट दायर करने के अधिकार किस धारा में प्रावधानित है? सीपीसी की धारा 87 क में, धारा 87 ख में, धारा 135 ख में, धारा 148 क में। कैविएट दायर करने के अधिकार किस धारा में प्रावधानित है? उत्तर है इसका डी, यानी कि धारा 148 क में। अगला प्रश्न है, सीपीसी के निम्न प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान शपथ पत्र से संबंधित है? आदेश 17, आदेश 19, आदेश 26, आदेश 39। उत्तर इसका बी, यानी कि आदेश 19। आगे बढ़ते हैं। हमला नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन से अंग विक्षेप मात्र से, शब्द मात्र से, तैयारी मात्र से, उपयुक्त सभी से। उत्तर इसका बी, यानी कि शब्द मात्र से। विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है किसको? ऑप्शन ए है स्त्री या बच्चों को, बी ऑप्शन है अनुसूचित जाति के व्यक्ति को, सी ऑप्शन है अनुसूचित जनजाति के सदस्य को, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। उत्तर इसका डी ऑप्शन, यानी कि उपयुक्त सभी। प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? 1985 में, 1986 में, 1987 में और 1988 में। उत्तर है इसका ए ऑप्शन, यानी कि 1985 में। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम किस धारा के तहत केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का गठन किया गया है? धारा 3 में, धारा 4 में, धारा 8 या धारा 17? उत्तर है इसका बी ऑप्शन, यानी धारा 4। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अनुसार कौन अपने अधिकारिता के भीतर सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों का अधीक्षण करेगा? ऑप्शन से सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर इसका बी, यानी कि उच्च न्यायालय। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा के तहत पर्यावरण प्रदूषण को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन से धारा 2, धारा 11 क, धारा 7, धारा 2 ग। उत्तर इसका डी ऑप्शन, यानी धारा 2 ग के तहत पर्यावरण प्रदूषण को परिभाषित किया गया है। 100वां प्रश्न है, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977 को कब अधिनियमित किया गया? ऑप्शन से 3 मार्च 1977, 19 मई 1978, 7 दिसंबर 1977, 12 दिसंबर 1978। उत्तर है इसका सी ऑप्शन, यानी कि 7 दिसंबर 1977 को। ये था प्रैक्टिस सेट जो आज पूरा हुआ, प्रैक्टिस सेट 3 का दूसरा भाग। ठीक है, आगे फिर से कुछ नए प्रश्नों के साथ, यानी कि अगले प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।